चलिए, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक इज इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। हम पढ़ेंगे तो आईएससी। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, देयर इज टू टर्म, वन इज इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एंड अनदर वन इज इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसमें इम्यूनो वर्ड क्यों आया है, केमिस्ट्री वर्ड क्यों आया है। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कि या तो हिस्टो मतलब टिश्यू या तो सेल। ठीक है, आपको ये तो पता चले गया कि हिस्टो है तो ग्रुप ऑफ सेल्स, और अगर एक सिंगल साइटो बॉडी हुआ है तो सिंगल सेल। एक्चुअली ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जहां पर हम इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट और इम्यूनोलॉजी में भी केमिकल इम्यूनोलॉजी के केमिकल एस्पेक्ट को टिश्यू लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एज इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। बात आती है कि मैंने बोला इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट की केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, तो विच इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट? हियर वी स्टडी केमिकल रिएक्शंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अब आपको पता है कि एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। हम एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में जो केमिकल रिएक्शन है, अगर उसको हम स्टडी कर रहे हैं टिश्यू लेवल पर, टू एग्जामिन सम थिंग्स, टू डिटेक्ट सम थिंग्स, then that branch of science, that branch of biology is called as immunohistochemistry. In the same way, if we study antigen antibody interaction, antigen antibody chemical reactions at single cell level, then that branch of biological science is called as immunocytochemistry. हम मेजरली इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री यूज करते हैं, लेकिन जहां इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री होना होता है वहां इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री होता है। लेकिन ब्रॉडली अगर हम देखें तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री ज्यादा यूज किया जा रहा है। कहाँ इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री यूज होगा इसकी बात हम करेंगे बाद में, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब हम आते हैं कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि चूंकि हम सेल लेवल पर कुछ, सॉरी टिश्यू लेवल पर कुछ डिटेक्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या कोई एंटीजन है। अगर हम एंटीजन का पता करना है तो हम एंटीबॉडी डाल कर देखेंगे। अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा टिश्यू लेवल पे, हम मान लेंगे कि वहाँ एंटीजन था। सपोज दैट कि हमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है, तो अगर यहाँ पे एंटीबॉडी होगा तो हम एक्सटर्नली एंटीजन डाल के देखेंगे। तो अगर उसके अगेंस्ट वहाँ पे ऑलरेडी एंटीबॉडी होगा, सर उसे बाइंड कर जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि टिश्यू लेवल पे एंटीजन एंटीबॉडी पहले से था। तो सवाल ये आता है कि हम जिस केस में बोल रहे हैं कि हम यहाँ एंटीजन डिटेक्ट करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब एंटीजन वहां आया था, इसका मतलब एंटीजन आके कुछ ना कुछ टिश्यू को अफेक्ट कर रहा था, वही हम एग्जामिन करना चाह रहे थे। अब हम बोल रहे हैं कि वहां पे पहले से एंटीबॉडी था, हम उसको डिटेक्ट करना चाह रहे थे एंटीजन बाहर से डाल के। तो इसका मतलब ये है कि वहां एंटीबॉडी था, इसका मतलब है कि पहले नेचुरली एंटीजन वहां आके अटैक किया था और टिश्यू ने एंटीबॉडी बनाया था उसके अगेंस्ट। और हम ये कंफर्म होना चाहते हैं कि ये एंटीबॉडी क्या फलाने एंटीजन के अगेंस्ट ही है। कुल मिला के आप सेल लेवल पर, सॉरी टिश्यू लेवल पर कुछ डिटेक्ट करना चाह रहे हैं बाय द यूज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, सो दैट दिस इज कॉल्ड एज इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताइए, क्या होता है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, क्या होता है इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री? यहां तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट। अब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, उसमें एक पार्ट है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी। अब हम आईएचसी का एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोपैथोलॉजी। अब यहाँ पे तीन वर्ड आया है, वन इज हिस्टो, सेकंड वन इज पैथो, एंड थर्ड वन इज लॉजी। लॉजी का मतलब तो सबको पता है कि स्टडी होता है, एंड इसका मतलब तो सबको पता है कि हिस्टो का मतलब टिश्यू होता है, हिस्टो का मतलब टिश्यू, हिस्टो का मतलब टिश्यू, पैथो का मतलब डिजीज, और लॉजी का मतलब स्टडी। इसका मतलब हम यहाँ पर टिश्यू लेवल पर किसी डिजीज का पता लगाने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि मेडिकल साइंस में हर रोज कोई ना कोई नया डिजीज का डिटेक्शन हो रहा है, तो हम उस डिजीज का स्टडी करते हैं, हम उस डिजीज का डिटेक्शन करते हैं, उसका डायग्नोसिस करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन द लेबोरेटरी लेवल इज कॉल्ड एज हिस्टोपैथोलॉजी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। और इसमें हम क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ टिश्यू अफेक्टेड बाय डिजीज, जो कि जिसको डिजीज हो चुका है, कैन बी वेरी यूजफुल इन मेकिंग अ डायग्नोसिस एंड इन डिटरमाइनिंग द सिवियरिटी एंड प्रोग्रेशन ऑफ अ डिजीज। मान लीजिए कि ये कोई पर्टिकुलर इंटेस्टाइनल पार्ट है और आप कह रहे हैं कि उसमें क्या हो गया है, कैंसर हो गया। सपोज दैट आप डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि उसमें कैंसर हुआ है, तो किस पार्ट में, कॉलोन के किस पार्ट में हुआ, आप डायग्नोसिस करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिस्टोपैथोलॉजी करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं कि जो हिस्टोपैथोलॉजी है उसमें हम हिस्टो वर्ड यूज कर रहे हैं, हम सेल वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे। एक्चुअली में आपको पता होगा कि हिस्टो मतलब टिश्यू, टिश्यू बना होता है कई सारे सेल से। लेकिन
कई बार हम हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू के अलावा ऑर्गेन्स भी निकाल लेते हैं। कब? देखिए, हमें काम टिश्यू की है, हम एग्जामिन टिश्यू लेवल पे करेंगे, लेकिन कई बार टिश्यू निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता। आपको पता है कि सेल से टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गेन बना है, ऑर्गेन से कई सारे ऑर्गेन मिलकर सिस्टम बनाए हुए हैं और उससे ह्यूमन बॉडी बना हुआ है। सपोज दैट आपको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ रहा है। अगर प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ रहा है और सपोज दैट कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर ऑफ द लंग्स में इंफेक्शन हुआ है, क्या आपके लिए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर केवल निकाल पाना पॉसिबल है ह्यूमन बॉडी से? यस और नो? नहीं। तो उस केस में आप क्या निकालेंगे? पूरा का पूरा लंग्स निकालेंगे। आपने निकाला क्या? लंग्स। उसमें से फिर आप क्या रिमूव करेंगे? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर, टिश्यू, टिश्यू लेयर। देन उस पे आप क्या करेंगे? अपना आईएससी का स्टडी करेंगे। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप आईएससी के अंडर अगर हिस्टोपैथोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट टिश्यू ही एक्सट्रैक्ट कर लेंगे बॉडी से। हमेशा ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये केस में पॉसिबल भी है। फॉर एग्जाम्पल, स्किन में किसी प्रकार का क्या हो रखा है? लेशंस हो रखे हैं, किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो रखे हैं। तो मुझे बताइए, स्किन इज व्हाट? ऑर्गेन और टिश्यू। पूरी स्किन एक ऑर्गेन है, पूरी स्किन एक ऑर्गेन है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पर अगर कहीं इंफेक्शन हुआ है स्किन के केस में, तो क्या आप केवल उस पर्टिकुलर जगह को काट के रिमूव कर सकते हैं एज अ सैंपल? यस और नो? तो इस केस में टिश्यू का कलेक्शन पॉसिबल है या नहीं है? है। तो एज पर द नीड, एज पर द सिचुएशन, you can collect tissue directly from the body parts, or you can collect organ and then you can collect tissue from that organ of the human body. ठीक है? नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी इन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री? हम क्यों पढ़ रहे हैं ये हिस्टोपैथोलॉजी? हम कई केसेस में डिजीज का पता लगाते हैं, जैसे कि कार्सिनोमा। आपको पता है कार्सिनोमा इज टाइप ऑफ कैंसर। हम उसका डायग्नोसिस करना चाहते हैं कि टिश्यू में कार्सिनोमा हुआ भी है या नहीं हुआ है। उस केस में आपको हिस्टोपैथोलॉजी करना पड़ेगा। उस केस में आप कैसे हिस्टोपैथोलॉजी करोगे तो आपको हम आगे बताएंगे अभी। सेकंड केस, प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ डिजीज। इसका मतलब क्या होता है? सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पहले यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ था, वो ठीक हो गया, फिर से वहीं पे इन्फेक्शन हुआ है। अब आप इस बात का पता लगाना चाह रहे हैं कि जहां पहले इन्फेक्शन हुआ था क्या वहीं पे दोबारा से वही इन्फेक्शन हुआ है। तो इस केस में आपको हिस्टोपैथोलॉजी करके इस बात को एक्यूरेटली बताना पड़ेगा कि हाँ उसी लोकेशन पे दोबारा से सेम इन्फेक्शन हुआ है। इस केस में भी आपको कौन हेल्प करेगा? हिस्टोपैथोलॉजी। डायग्नोसिस इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन किसी पर्टिकुलर जगह पर हुए हैं, उसको डायग्नोज करने में भी कौन हेल्प करेगा? हिस्टोपैथोलॉजी। ये तो हुआ उसका रोल की क्या क्या रोल है। अब हम देखेंगे प्रोसीजर ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। उससे पहले मैं आपको 4 ऐसे वर्ड बताने जा रहा हूं जो हिस्टोपैथोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज बायोप्सी, नेक्स्ट इज ऑटोप्सी। ये दोनों मिलते जुलते टर्म है, बायोप्सी ऑटोप्सी। फिर दो मिलते जुलते टर्म है, पेट्रीफैक्शन, यहाँ पे टी मिसिंग है, पेट्रीफैक्शन एंड ऑटोलाइसिस। देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि आप सैंपल लेंगे, अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में बोला कि आप सैंपल लेंगे ये ह्यूमन बॉडी से। हो सकता है कि ये ह्यूमन बॉडी लिविंग हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये ह्यूमन बॉडी डेड हो। मैं आपको 2 केसेस बताता हूं, जो दोनों केसेस मैंने खुद हैंडल किया है। ह्यूमन फीमेल का यूटरस पे मैंने इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री किया है। आप खुद सोच के बताइए कि ये मैंने डेड बॉडी से लिया होगा या लिविंग बॉडी से लिया होगा। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे हाथ में यूटरस आ गया तो वो पेशेंट मर गया होगा, तो ऐसा नहीं है। हजारों फीमेल्स का डेली वाइज यूटरस रिमूव किया जा रहा है। अगर वो फीमेल चाहती है कि आगे वो प्रेगनेंसी कंसीव ना करे, या फिर उसको यूटरस में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो चुका है, तो यूटरस फीमेल बॉडी से निकाल देने से उसके पूरे फीमेल बॉडी पे कोई किसी भी प्रकार का हानिकारक इफेक्ट नहीं आता है। तो अगर वो पेशेंट जिंदा था, हमने उसका यूटरस रिमूव कर लिया है, अब हम उसको एज ए सैंपल अपने हिस्टोपैथोलॉजी में यूज कर रहे हैं, तो हमने लिविंग बॉडी से लिया है। दिस इज कॉल्ड एज बायोप्सी, BIO, बायो मतलब लिविंग, बायोप्सी। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी डॉक्टर लेडी थी जिन्होंने मरने से पहले अपने बॉडी के ऑर्गन को डोनेट करने के लिए कमिटमेंट दिया होता है मेडिकल साइंस को, और उसके डेथ के बाद उसके एक एक ऑर्गन्स को मेडिकल साइंस के डिपार्टमेंट में निकाल के रख लिया गया फॉर द स्टडी पर्पस, क्योंकि उसने खुद ऐसा कमिटमेंट दिया था पहले मरने से पहले। अब हमने उस फीमेल का यूटरस निकाल के अपने हिस्टोपैथोलॉजी में एज अ सैंपल यूज किया। तो मुझे बताइए, इस केस में उनके डेथ के बाद निकाला गया है, इस केस में वो जो सैंपल आया है डेड बॉडी से आया है कि लिविंग बॉडी से आया है? डेड। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब डेड बॉडी से आपने ऑर्गन निकाला या टिश्यू निकाला, जो भी निकाला,
और बायोप्सी में आपने लिविंग से निकाला। तो व्हाट इज बायोप्सी एंड व्हाट इज ऑटोप्सी? इट इज अ वे ऑफ सैंपल कलेक्शन। अगर आपने लिविंग से निकाला तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपने लिविंग से निकाला तो बायोप्सी, और अगर आपने डेड बॉडी से निकाला तो आप क्या बोलेंगे? ऑटोप्सी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टिश्यू ऑब्लिक ऑर्गन। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। हर जगह टिश्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो कई जगह आप क्या निकालते हैं? ऑर्गन निकालते हैं। अब आते हैं कि आपने ऑर्गन निकाल लिया, सपोज दैट, तो क्या वो ऑर्गन आप निकाल के रख दोगे और साल भर बाद उसका हिस्टोपैथोलॉजी करोगे? क्या साल भर वो ऑर्गन वैसा रहेगा भी जैसा आप निकाले थे? बिल्कुल नहीं। तो अब उस केस में दो वर्ड आता है, एक आता है पिट्रीफेक्शन और एक आता है ऑटोलाइसिस। अगर आप उस ऑर्गन को वैसे ही छोड़ दोगे तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वो ऑर्गन का क्या हो जाएगा? रॉटिंग। वो ऑर्गन सड़ जाएंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। और वो इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या हो सकता है? बैक्टीरिया और फंजाई। इन दैट केस, that destruction of tissue or sample due to environmental bacterial or microorganism, that is fungi, that is called as petrifaction. और एक ये भी हो सकता है कि जो सैंपल आपने कलेक्ट किया है, टिश्यू या ऑर्गन, वो टिश्यू या ऑर्गन के खुद के जो उसमें एंजाइम्स थे, नो डाउट किया वो ऑर्गन अपने वर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि उसको आपने जस्ट निकाला है तो उसके खुद के जो एंजाइम्स तो सेल के अंदर होंगे ही ना। भले सेल लिविंग कंडीशन में नहीं है, लेकिन एंजाइम्स तो होंगे ही ना, क्योंकि वो तो लिक्विड फॉर्म में, एंजाइम्स तो होंगे। तो वो एंजाइम्स क्या करेंगे? उस सेल्स के अंदर डाइजेशन शुरू कर देंगे और सेल को सराहना शुरू कर देंगे, और इस तरीके से हमारा सैंपल क्या होने लगेगा? डिस्ट्रक्ट होने लगेगा। तो मुझे बताइए, अगर सेल का मतलब कि सैंपल अपने ही एंजाइम की वजह से लाइसिस करने लग जाए खुद का ही, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोलाइसिस। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से उसका होने लगा डिस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड एज पेट्रीफैक्शन। अगर आपने सैंपल कलेक्ट किया लिविंग बॉडी से, कॉल्ड एज, अगर आपने सैंपल कलेक्ट किया डेड बॉडी से, दैट इज कॉल्ड एज, यहां तक में कोई दिक्कत है? तो अब हम क्या देखते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी का क्या क्या प्रोसीजर है। तो देखो, सबसे पहली बात तो जो ऑर्गन आपने निकाला, फॉर एग्जांपल ये कोई आदमी था, इसका मैंने कोई एक ऑर्गन निकाल लिया, निकाल लूं इसका? क्या निकाल लूं इसका, बताओ क्या निकाल लूं? हार्ट निकाल लूं? चलो इसका हार्ट निकाल लिया, ये लो, ये हार्ट निकाल लिया। ठीक है, ये हार्ट निकाल लिया। अब ये इसका हार्ट मैंने निकाला, तो ये निकालते ही, ठीक है, इसका हम निकालते ही तो तुरंत नहीं करने लगेंगे ना हिस्टोपैथोलॉजी। मान लो कि आज हमने इसका हार्ट निकाला, तो ऐसा नहीं कि आज ही हम हिस्टोपैथोलॉजी शुरू कर दें, तो और लंबे समय तक भी नहीं रखना है। लेकिन अगर हम वेट करें कि हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है हिस्टोपैथोलॉजी का काम, तब तक ये हार्ट ऐसा ही रहेगा, तो ऐसे तो रहेगा नहीं। उसका क्या हो जाएगा? आइदर पेट्रीफेक्शन और ऑटोलाइसिस। तो हम पेट्रीफेक्शन और ऑटोलाइसिस से रोकने के लिए क्या उपाय अपनाएं? तो हम ऑर्गेन को निकालते ही प्रिजर्वेटिव्स में डालते हैं, और उस प्रिजर्वेटिव्स में डालने के बाद उस ऑर्गेन को या टिश्यू को एज इट इज उसी स्टेज में रहने देना चाहते हैं जिस स्टेज में आपने सैंपल को कलेक्ट किया था। मुझे बताइए, आप हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे टिश्यू को लिए थे? सस्पेक्टेड टिश्यू या नॉर्मल टिश्यू? जल्दी बताइए। बिल्कुल सस्पेक्टेड टिश्यू। तो अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया उस ऑर्गेन को, तो कुछ देर के बाद तो पेट्रीफेक्शन या ऑटोलाइसिस का शिकार हो जाएगा, फिर तो पूरा ऑर्गेन अफेक्टेड हो जाएगा, पूरा ऑर्गेन में ही गड़बड़ी आपको दिखने लगेगा। लेकिन आप तो केवल उस डिजीज का पता लगाने के लिए ऑर्गेन को निकालते हैं जिस डिजीज के बारे में आपको क्या था? डाउट था। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पेट्रीफेक्शन ऑटोलाइसिस का शिकार होगा तो पूरा ऑर्गेन ही बिगड़ जाएगा। तो आप क्या करेंगे? उसको क्या कहां डालेंगे? प्रिजर्वेटिव्स में डालेंगे, ताकि वो ऑर्गेन या टिश्यू वैसे ही उसी स्टेज में रहे जैसे उसको हमने बॉडी से निकाला था। जो डाउट हमें था वो डाउट हमें अंत तक दिखे, और फाइनली जाके वो कंफर्म हो कि हाँ ये डिजीज था या नहीं था। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिक्सेशन। फिक्स कर दिया किसको? ये वो वाला फिक्स नहीं है, स्लाइड फिक्स कर रहे हैं, स्लाइड फिक्सेशन नहीं है, ऑर्गन फिक्सेशन है, टिश्यू फिक्सेशन है। क्या फिक्स कर दिया? जो जिस स्टेज में है, जो सेल जिस स्टेज में है, जो ऑर्गन जो टिश्यू जिस स्टेज में, वो उसी स्टेज में रहे। दिस इज कॉल्ड एज फिक्सेशन, एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव एजेंट्स आर फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज द 10% फॉर्मेलिन। आप ये देखो, उस इंसान का हार्ट मैंने निकाला और कहां डाल दिया? फॉर्मेलिन में। ठीक है, तो व्हाट इज फिक्सेशन? द पर्पस ऑफ फिक्सेशन इज टू प्रिजर्व टिश्यू परमानेंटली। आपको पता है, जिस यूट्रस के बारे में अभी मैंने बात किया, वो यूट्रस जिस दिन हमने किया था एक्सपेरिमेंट, उससे लगभग 6 to 5 मंथ पहले ही किसी पेशेंट का निकाला गया था एम्स बठिंडा में, और हमने काम किया 6 मंथ बाद। तो अब बताइए कि वो 6 मंथ में तो रॉटिंग होना चाहिए था, या तो पेट्रीफेक्शन या तो ऑटोलाइसिस, लेकिन हुआ तो नहीं था। अगर हमने काम पूरा किया इसका मतलब पेट्रीफेक्शन ऑटोलाइसिस नहीं हुआ था ना। क्यों?
क्योंकि 6 मंथ तक किसमें रखा हुआ था, 10% फॉर्मेलिन में। फॉर्मेलिन परमानेंटली एज लाइक एज स्टेट ऑफ पॉसिबल, ठीक उसी प्रकार से ले जैसे जितना संभव हो सकता है, जैसे हमने उसको ऑर्गन को कलेक्ट किया था। Fixation should be carried out as soon as possible after removal of tissue. In case of surgical pathology, this is called as what? Biopsy, autopsy, biopsy. Or soon after death. In case of what? Autopsy. To prevent autolysis, ताकि उसका autolysis ना हो जाए या फिर petrifaction ना हो जाए। तो ये हो गया क्या आपका, आपने तुरंत उसको क्या डाल दिया, कहाँ डाल दिया, फिक्सेशन कर दिया, उसका फिक्सेटिव एजेंट्स में डाल दिया। ठीक है, और भी कई सारे फिक्सेटिव एजेंट है जो हम आगे देखेंगे। दिस इज मेजर स्टेप्स ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, जो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज रिसीविंग एंड लेवलिंग ऑफ स्पेसिमेन, सेकंड वन इज ग्रॉसिंग, थर्ड वन इज डीकैल्सिफिकेशन, फोर्थ वन इज डिहाइड्रेशन, नेक्स्ट क्लियरिंग, इम्प्रेग्नेशन, एम्बेडिंग, ट्रिमिंग ऑफ ब्लॉक, सेक्शनिंग ऑफ ब्लॉक, स्टेनिंग, माउंटिंग, माइक्रोस्कोपी। मैं पहले ही बता दूं, बच्चे यहाँ से पढ़ना तो शुरू करते हैं जोश जोश में, यहाँ तक थोड़ा सा और जोश बढ़ता है, इसके बाद यहाँ आने के बाद उसको लगता है कि हमारे बस का नहीं है हिस्टोपैथोलॉजी, यहाँ आने के बाद वो हाथ खड़ा कर देते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी मेरे भाग्य में नहीं है। क्यों? यहाँ से चीजें लॉजिकल शुरू होती है, यहाँ तक तो आसान बात है, तो पहले इन आसान बातों को खत्म करते हैं, तब जाके इन लॉजिकल बातों में हम आएंगे एक एक करके। क्योंकि इसमें ना आपको जब पूरा पढ़ लेंगे तो पढ़ते वक्त समझ में तो आएगा, लेकिन जब पढ़ के फ्री हो जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि पहले डिहाइड्रेशन करना था कि पहले इम्प्रेग्नेशन करना था, पहले इम्प्रेग्नेशन करना था कि पहले इम्बेडिंग करना था। ये कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं है, मैं हूं, समझा दूंगा। सबसे पहले देखते हैं इजी वाली बात। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिसीविंग एंड लेवलिंग ऑफ स्पेसिमेन। करें, इसमें क्या है, तो आसान बात है, आसान बात नहीं है। अगर आपका यही गलत हो गया ना तो आगे का सारा स्टेप गलत होने वाला है, ये सुनो। तो इसमें क्या बातें सावधानी रखनी है, तो आइए हम आपको बताते हैं। जब आपने सैंपल लिया, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, वो छोड़ो, वो तो 6 मंथ पहले लिए गए थे, उसका भी टैगिंग मेंटेन्ड था। कोलोन के अंदर का एपिथेलियम लेयर लेके आया गया था, उसी एम्स बठिंडा की बात बता रहा हूं, और वो पूरा पर्चा था कि इस पेशेंट का सैंपल लाया गया है, पेशेंट जिंदा है, उसके कॉलर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, हम उसको डिटेक्ट करना चाह रहे हैं किस प्रकार का प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो रखा था इनसाइड द कॉलर पार्ट। और जिस पेशेंट से लिया गया उस पेशेंट के बारे में अगर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके नहीं आएंगे तो आप ये कैसे एस्टिमेट करेंगे कि ये कोलोन का जो टिश्यू है मेल का है कि फीमेल का है, किस एज के पर्सन का है। क्योंकि कोलोन तो मेल के पास भी होता है, फीमेल के पास भी होता है। कोलोन तो 5 साल के बच्चा के पास भी होता है, 50 साल के आदमी के पास भी होता है, 70 साल के बूढ़े के पास भी होता है। फर्स्ट वन। सेकंड वन, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो आपने टिश्यू लाया है ये कोलोन का ही है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है बताइए, जब आप सैंपल ला रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले तो पेशेंट का नाम लिख लेना है, क्यों पेशेंट का नाम इसलिए लिखना है कि आप बाद में पहचान भी तो पाए कि डीजी इसी को हुआ था, ताकि उसके अदर सिम्टम्स जो आए थे उसको आप कोरिलेट करता है हिस्टोपैथोलॉजी से। फर्स्ट वन। दूसरा, पेशेंट का एज, सेक्स और एज आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं जो दोनों सेक्स में मिलते हैं, और ऑर्गन तो कई सारे, मतलब कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गन हर एज में मिलते हैं। देन वो पेशेंट ओपीडी में, अगर ओपीडी के पेशेंट है या आईपीडी के पेशेंट है तो उसका ओपीडी नंबर और आईपीडी नंबर होता है, बेड नंबर होता है, ठीक है, कि इसने फलाने बेड का, ताकि हमें एक ब्रीफ आइडिया रहे कि सैंपल आया कहाँ से है। देन टाइप ऑफ सैंपल, हो सकता है आपने अपेंडिक्स का सैंपल लाया हो सकता है गॉलब्लैडर का लाया हो सकता है यूट्रस का लाया हो सकता है टेस्टिस का लाया हो सकता है जैसे मैंने एग्जांपल दिया हमारे यहाँ कोलोन का आया था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सैंपल कलेक्ट करता है वो पैथोलॉजिस्ट नहीं होता है, तो वो कौन होता है? अरे वो सर्जरी करने वाले डॉक्टर होते हैं, सर्जन। बॉडी से ऑर्गन निकालने का काम पैथोलॉजिस्ट का नहीं होता है, वो काम किसका होता है? सर्जन का। अब सर्जन निकाल के उसको किसमें डाल देते हैं? 10% फॉरबिन में, और वो किसको सेंड कर देते हैं? पैथोलॉजिस्ट को, मतलब पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। अब पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की ये जिम्मेवारी है कि जो सर्जन ने भेजा है उसको चेक करें कि वो 10% फॉर्मेलिन में भेजा है कि नहीं भेजा है। अगर वो 10% फॉर्मेलिन में नहीं भेजा है तो बताइए वो ऑर्गन किस बात, दो बातों का शिकार हो सकता है, या तो पेट्रीफेक्शन या तो ऑटोलिसिस का। और क्या फिर वो सैंपल आपके पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी काम आने वाला है? नहीं आने वाला है। इसलिए मेजरली आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है कि पेशेंट का नाम, सेक्स, एज, पेशेंट का ओपीडी नंबर, एपीडी नंबर, टाइप ऑफ सैंपल, अपेंडिक्स, गॉलब्लैडर, यूट्रस, और 10% फॉर्मेलिन वो है नहीं है। आप बोलेंगे सर ये आप प्योरली ह्यूमन पे पढ़ा रहे हैं। हाँ, ह्यूमन पे पढ़ा रहे हैं, आप इसको अदर एनिमल से भी कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों का काम माइस पे होता है, तो हम जिस माइस पे काम कर रहे हैं उसका अलॉटेड नंबर होता है एनिमल एथिकल कमिटी से कि इतना माइस आपको मिला है,
उसका टैगिंग ये है, तो हम उसका पहली बार तो माइस का वैरायटी होता है, तो उसका वैरायटी, स्ट्रेन, टैगिंग नंबर कि एनिमल एथिकल कमेटी में इतने नंबर पे हमें ये एनिमल अलॉट हुआ था, एंड देन आफ्टर दैट आपने उसको ऑर्गेन निकाला, उसको 10% फॉर्मेलिन में डाला, तो ऑर्गेन कौन सा हो सकता है, टेस्टिस होगा अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम कर रहे हैं, फिर उसको फॉर्मेलिन में डाल के तब आप उसको आगे बात बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज आपको अदर एनिमल में भी लिखना है, हम बता भले ह्यूमन में रहे हैं, हाँ ये अलग बात है कि भाई के केस में उसका कोई ओपीडी नंबर नहीं होगा क्योंकि हॉस्पिटल नहीं जाता है, तो फिर उसका क्या होगा, उसका जो एनिमल हाउस नंबर होता है वो उसका होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं आपको फर्स्ट स्टेप में रिसीविंग एंड लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन में क्या क्या है। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एंड द स्पेसिमेंस फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी चेक्ड एंड दीज पॉइंट्स मस्ट वॉच बिटवीन रिक्वेशन फ्रॉम फॉर्म एंड लेवल ऑन द सैंपल। वो जो फॉर्म डलवाते हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में उसमें सारे इंफॉर्मेशन मेंशन होने चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप जो कि इजी है। सेकंड इज ग्रॉसिंग। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ तक का ये सारा काम, ये तो सारा काम है, ये सारा काम तो किसने ही कर दिया था, सर्जन ने कर दिया था ना। अरे भाई सैंपल तो वही कलेक्ट कर रहा था ना, तो नाम तो वही लिखा होगा पूछ के, उसी के स्टाफ ने सेक्स एज वगैरह सब लिखा होगा, ओपीडी नंबर सब लिखा होगा क्योंकि पेशेंट तो वहां था, ये सब भी उसी ने लिखा होगा क्योंकि ऑर्गन तो उसी ने निकाला है, डाला भी उसी ने होगा। इस बात को चेक भले कौन कर लेगा, पैथोलॉजी वाला, ठीक है। अब आते हैं कौन, फर्स्ट स्टेप हो गया ग्रॉसिंग एंड व्हाट लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन, सॉरी रिसीविंग एंड लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन। सेकंड स्टेप इज ग्रॉसिंग ऑफ स्पेसिमेन। ये काम एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट ही कर सकता है। इसमें क्या कर, ये पैथोलॉजिस्ट ही कर सकता है, ये काम सर्जन नहीं कर सकता, ये काम कोई अदर स्टाफ मेंबर भी नहीं कर सकता है, ये काम एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट ही कर सकता है। इसमें करते क्या है, अच्छा ग्रॉस का मतलब समझते, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, मोटा मोटी बाहर से, ठीक है। तो ग्रॉस का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि कोई एक ऑर्गन है, सपोज दैट कि ये ऑर्गन था, ठीक है, और आपको इसमें लग रहा है, सपोज दैट ये मैं बना रहा हूँ साइड से बना रहा हूँ, ये कोई ऑर्गन था, ठीक है, मान लो कि ये क्या बना दूं, हार्ट बना दूं, लंग्स बना दूं, क्या बना दूं, हार्ट बना देता हूँ, चलो ठीक है, ये हार्ट था। और आपको क्या डाउट हो रहा है कि हार्ट में शायद यहाँ पे स्वेलिंग आ गया, क्या हो रहा है डाउट कि हार्ट के यहाँ पे स्वेलिंग आ गया, हो सकता है कोई किसी प्रकार का वो हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, किस प्रकार का वो हो गया हो। तो अब आपको देख के क्या लग रहा है कि यहाँ से इसकी वेट और साइज और सब कुछ क्या हो गया है, बदल गया है, आपको ये महसूस हो रहा है। तो एक बात बताइए, यहां पर शेप बढ़ गया है, ये बात तो केवल पैथोलॉजिस्ट वाले को भी पता चल सकता है, क्यों, क्योंकि उसको हार्ट का नॉर्मल शेप भी पता है, और उसको ये भी पता है कि इस साइट पे फलाने फलाने बैक्टीरिया नॉर्मली अटैक कर सकते हैं, फलाने फलाने फंजाई नॉर्मली अटैक कर सकते हैं, फलाने फलाने केमिकल्स का यहाँ पे अटैक हो सकता है जिसकी वजह से स्वेलिंग आ सकती है। तो एक एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज से कोरिलेट करके ऑर्गेन को ग्रॉस चेक करता है, बाहर बाहर मोटा मोटी चेक करता है कि नॉर्मल से कहाँ पे डेविएशन आ रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, नॉर्मल से कहाँ पे डेविएशन आ रहा है। जैसे आप इस डायग्राम में देख लो, नॉर्मल से यहाँ पे डेविएशन आ रहा है, तो इसमें वो क्या क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ पीसेस, साइज इन सेंटीमीटर, अपीयरेंस, कलर एक्सेट्रा। मान लो कि फॉर एग्जांपल कि कोई पर्टिकुलर सेगमेंटेड ऑर्गन्स हैं, ठीक है, मान लो कि आपने किसी ऐसे बॉडी पार्ट्स का कलेक्शन किया जो 13 सेगमेंटेड होते हैं, और आपको उसमें दिख रहा है कि ये तो 14 सेगमेंटेड हो गया है, तो बताइए सेगमेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, ये भी एक प्रकार का क्या है, बीमारी है। हो सकता है सेगमेंट्स के नंबर घट गए हैं, तो नंबर ऑफ पीसेस, साइज इन सेंटीमीटर, हो सकता है कि हार्ट की ओवरऑल साइज बढ़ गई हो सकता है लंग्स की ओवरऑल साइज बढ़ गई हो, जो ऑर्गन आपने कलेक्ट किया, हो सकता है कोई टिश्यू आपने कलेक्ट किया हो उसका सेंटीमीटर साइज बढ़ गया या घट गया हो। अपीयरेंस, हो सकता है ये रेडिश कलर का हार्ट होता है और ये पूरी तरीके से ब्लैकिश हो चुका है, साइज सेम है, नंबर ऑफ चैम्बर सेम है हार्ट में, लेकिन ब्लैकिश कलर का हो गया, तो बताइए क्या ये भी एक इंडिकेट कर रहा है किसी न किसी प्रकार का पैथोलॉजिकल कंडीशन तो है ही यहाँ पे। कलर, अपीयरेंस का मतलब उसमें कई सारी चीजें आ सकती है, अपीयरेंस में कलर भी आ सकता है, ठीक है, अपीयरेंस में मतलब लुकिंग, जैसे मान लो कि हार्ट का नॉर्मल शेप कैसा होता है, बंद मुट्ठी जैसा, और वो क्या हो चुका है, ओपन मुट्ठी जैसा हो चुका है, तो अपीयरेंस चेंज हो चुका है। हो सकता है हार्ट का कलर चेंज हो गया हो। तो किसी भी प्रकार का बाहर से, अंदर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अंदर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहर से आपको देख के मोटा मोटी पता चल रहा है कुछ तो गड़बड़ है, इसको एग्जामिन करना एक एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट ही कर सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग। It is a process by which pathology specimen are inspected with bare eye, मतलब नॉर्मली आंखों से देख लेते हैं, ठीक है, टू ऑब्टेन डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन, जिससे हमें कुछ जांच का पता लग सके, लाइक नंबर ऑफ पीसेस, साइज, अपीयरेंस, कलर। तो ये था सेकंड स्टेप, ओके। एंड थर्ड स्टेप इज व्हाट, डीकल्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है, अच्छा सपोज दैट कि आपने किसी पेशेंट से पैथोलॉजी के लिए, डिजीज का डायग्नोसिस करने के लिए, पता लगाने के लिए बोन कलेक्ट कर लिया,
टीथ कलेक्ट कर लिया, या ऐसे कोई बॉडी पार्ट कलेक्ट कर लिया जहाँ पे कैल्शियम का खूब सारा डिपोजिशन होता है, स्कल कलेक्ट कर लिया, स्कल, ठीक है। और ऐसे टिश्यू या ऑर्गन जहां पर कैल्शियम का खूब सारा डिपोजिशन है, आपने यहाँ, आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जब आप आगे के स्टेप पे जाएंगे, जब आपको माइक्रोटोमी करना होगा, तो आपको पता है माइक्रोटोमी का ब्लेड कैसा होता है, मैं भी आपको दिखाऊंगा माइक्रोटोमी का ब्लेड, ठीक है। वो बहुत ही फाइन ब्लेड होता है, और एक ब्लेड लगभग अच्छी क्वालिटी का लोगे तो 350 रुपए तक का आता है, सस्ता लोगे तो 200 रुपए तक में आ जाता है। एक ब्लेड एक ब्लॉक बनाने में काम आता है। अब आप सोचो कि अगर कैल्शियम रहा, आप कभी भी ब्लॉक को काट पाओगे? तो क्योंकि वो इतना हार्ड है। तो बताइए, अगर आपने ऐसे कोई सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं जो कैल्सीफाइड है, तो सबसे पहले आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है? आफ्टर द ग्रॉस एग्जामिनेशन आप क्या करेंगे? उसको डीकैल्सीफाई करेंगे। और डीकैल्सीफाई करने का पर्पस यही है कि हमारा माइक्रोटोम ब्लेड या क्रायोटोम ब्लेड, दो अलग अलग क्रायोटो मतलब की टोमी होती है, एक क्रायोटोमी होती है, एक माइक्रोटोमी होती है, दोनों बताऊंगा, हमारे लैब में दोनों ही है, ठीक है। तो दोनों में ब्लेड यूज होते हैं, चाहे माइक्रोटोमी हो या क्रायोटोमी हो। तो माइक्रोटोमी और क्रायोटोमी का जो ब्लेड है वो ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि इतने हार्ड सब्सटेंस है, इसलिए हम उसको सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, डिकैल्सिफिकेशन करते हैं। इसके 3 मेथड हैं, वन इज एसिड डिकैल्सिफिकेशन, सेकेंड वन इज चिलेटिंग एजेंट यूज कर लो आप, जो कैल्शियम को क्या कर लेता है बोलो? चिलेट कर लेता है। अगर वो कैल्शियम को चिलेट कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा, तो क्या उस पूरे टिश्यू में कैल्शियम फैला हुआ रहेगा? नहीं रहेगा। तो एक कोने में आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। या फिर सरफेस डिकैल्सिफिकेशन, सरफेस सरफेस से क्या कर लो? कैल्शियम को हटा लो अगर सरफेस पर डिपॉजिटेड है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ डिकैल्सिफिकेशन इज एसिड डिकैल्सिफिकेशन, इन विच वी मोस्टली यूज नाइट्रिक एसिड और HCl to degrade the calcium salts and to remove the calcium from the calcified sample. Tissue like bone, teeth contain heavy deposition of calcium which are difficult to cut with microtome knife. Such tissue need to be treated with chemical to soften tissue and make them easy to cut. तो यहां तक आपने क्या किया? 3 प्रोसेस कर लिया। देखो मैंने क्या क्या बोला था, अभी देखो मैंने क्या बोला था। स्टार्टिंग के 3 आसान है, रिसीविंग एंड लेवलिंग ऑफ स्पेसिमेन, ग्रॉसिंग एंड डिकैल्सिफिकेशन। जल्दी बोलो, रिसीविंग लेवलिंग में कुछ नहीं है, बस 3-4 बातों का ध्यान रखना है। ग्रॉसिंग में क्या करना है? एक एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट क्या करेगा? बाहर से कुछ चीजें जज करके एस्टिमेट कर लेगा कि ऑर्गन में किस जगह पर प्रॉब्लम है, और फिर उसी को कट करके फ्यूचर में निकालना है। ओके जैसे एक बात सुनो अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि यह हर्ट है, मान लो ये हर्ट है, अभी बताया था ये हर्ट है, और प्रॉब्लम कहाँ है? सपोज दैट प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो अब बताओ, अब आप आगे के स्टेप में जब आप टिश्यू प्रोसेसिंग करोगे, तो इस पूरे हर्ट को लेके जाओगे या फिर केवल इस पोर्शन को कट करके निकाल लोगे? ये सुनो, इस पोर्शन को कट करके निकाल लेने के बाद एक कैसेट होता है, अभी आगे दिखाऊंगा, बॉक्स टाइप का होता है, उस ये देखो यहाँ पे लिखा है कैसेट, अभी दिखाऊंगा आगे भी। उस कैसेट में इसको क्या कर देते हैं? डाल के रख लेते हैं, बाकी का पार्ट हमारा काम का नहीं है। अब हम आगे का सारा प्रक्रिया इसी पे करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको तो डाउट यही है कि डिजीज इसी पार्ट में है, इसको फेंकेंगे नहीं, अभी हो सकता है बाद में इसमें डिजीज ना निकले और इधर ही कहीं बचाओ, तो इसको फिर से प्रिजर्व कर देते हैं फॉर्मेलिन में ही, और इस पे काम को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया कि आपने ग्रॉसिंग में क्या किया? एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट इस बात को पता कर लिया। डीकैल्सिफिकेशन एज पर रिक्वायरमेंट ही होता है, क्योंकि हर सैंपल आपका कैल्सिफाइड नहीं होता है। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बोले, फिर इसके आगे चलते हैं। एनी प्रॉब्लम?